पेपर है बोर्ड का, क्लास 10th मैथ का, उसका सेट 2 हम सॉल्व करेंगे। और शुरू के जो क्वेश्चन हैं आप जानते हैं, ये आपके 1 से लेकर 10 तक के जो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपके हैं 11 से लेकर के और 15 तक 2-2 नंबर के। तो ये आसान क्वेश्चन है, इनकी आप तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो देखिए 2011 सेट 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर ये क्वेश्चन किस तरह से आपके चेंज होके आ जाते हैं, इसको आप पहले देखिए ढंग से। इसमें आपका जो है पहला क्वेश्चन है, x बराबर पी अपॉन क्यू एक परिमेय ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक। ऋणोत्तर मतलब जो ऋण नहीं है, अर्थात धनात्मक है, पूर्णांक है। बताइए कि x का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अब इसमें आपको लिखने का तरीका आपका कैसा है, इस बात पर निर्भर करता है। तो आप ये देखिए जरा इसमें क्वेश्चन में, तो आपको क्या दिया हुआ है, संख्या आपको जो दे रखी है वो अज्ञात पदों में दे रखी है, लेकिन क्या बताएगा कि परिमेय संख्या है ये। तो पहला क्वेश्चन है 2011 का सेट 2 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ये आपको संख्या दे रखी है, एक ऐसी परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। वैसे भी पी अपॉन क्यू के रूप में जो संख्या होती है वो परिमेय ही होती है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यू क्यू का मतलब हर, तथा क्यू के क्यू का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। एन एम आगे पीछे कहीं पे m यहाँ आता है, n यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m, कभी कभी आपको मिलेगा 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। तो इसका मतलब कन्फ्यूजन मत करना इसमें, n और m केवल ये हैं कि 2 और 5 गुणा में कितनी बार आए हैं, के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, ये आपका शांत आवर्ती होगा। और आपका शांत होता है दशमलव प्रसार, शांत अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, और इसी बेस पर परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। इसका आप बहुत अच्छी तरह से नॉलेज, इसका बेसिक आपको क्लियर करना है कि शांत आवर्ती कैसे होते हैं। तो उसमें आपको फिर 1.4 जो एक्सरसाइज है प्ले लिस्ट में जा करके उसके आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। परिमेय अपरिमेय में भी आप अंतर अच्छी तरह से मालूम कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। अब दूसरे में क्या है, ये आपका एक चित्र दे रखा है, देखो इसमें, ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, ये इसमें चित्र दे रखा है, देखो ये। और इसमें क्या लिखा हुआ है, y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स का आलेख दिया हुआ है। ध्यान रखना, y बराबर एफ एक्स अगर दिया रहेगा तो हम ये देखेंगे जो आलेख है ये x अक्ष को कितनी बार स्पर्श कर रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है, टच कर रहा है या कट कर रहा है, तो वो गिनेंगे। और अगर यहाँ लिखा होता x बराबर एफ वाई, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर दिया होता x बराबर एफ वाई, तब आप ये देखते कि ये y अक्ष को, तब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, जिस तरह से मैं पेन चला रहा हूँ इस तरीके से होता है कि ये आपका ये y अक्ष को कितनी बार ये स्पर्श कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, वो गिनेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे y बराबर एफ एक्स है, कालेख दिया गया है, इसके शून्यांकों की संख्या, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें देखना कितनी बार कर रहा है इसमें, तो 1 2 3, ये फिर देख लीजिए एक बार आप इसमें कितनी बार कर रहा है, इसको काटिए, 1 2 और 3, 3 बार इसको इसने कट किया, 1 2, एक्सेस को गिनना है। तो आपका क्या आ जाएगा, अतः तो क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या, तो बहुपद। अब लिखने का आपका तरीका कितना अच्छा है ये आपके काम का तरीका बता देता है, तो आप उस पर भी आपके नंबर निर्भर करते हैं। तो बहुपद y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या
क्या कहा था मैंने, कितनी बार कट कर रहा है, टच कर रहा है, तो यहाँ पे 3 है, बराबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जांच कीजिए कि x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3 द्विघात समीकरण है या नहीं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप ज़रूर तैयार करें अच्छे तरीके से। तो इसमें आप ये देखिए, आपको समीकरण दे रखिए x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन, तो y बराबर x-2 का होल स्क्वायर x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3। आपको बताएं द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पूरा से सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा द्विघात है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसमें इसको हम हल करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से फॉर्मूला खुलेगा। तो कैसे करेंगे इसमें, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 2x-3। एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, 2x इधर आएगा तो माइनस को हो जाएगा, -2x और -4x माइनस के 6x प्लस 4 और 1 5 और 3 इधर आएंगे तो 5 से 3 आपका हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा। तो इसमें आप ये देखिए, और ये आपका क्या बन जाएगा समीकरण, x² - 6x प्लस 8 आपकी समीकरण बन गई। और हम इसमें देख रहे हैं कि x की घात 2 है इसमें, यानी द्विघात समीकरण है। तो क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है ये, ठीक है। क्योंकि x के पास कारण लिखना है तो कारण लिख सकते हैं, क्योंकि बहुपद की घात, बहुपद की घात तो है, ये लिख सकते हैं इसमें। चौथा क्वेश्चन देखिए आप, चौथे क्वेश्चन में क्या है, आपको दिया हुआ है, ये सवाल कई बार रखा है और आप लोग मेरे ख्याल से सीख भी होंगे अच्छी तरह से। √2, √8, √18 का अगला पद लिखिए, ये पिछले सेट में भी था। √2, √8, √18 का अगला पद, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको पहले मिश्र करनी में लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, √2, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। वो आप जानते हैं कि मैं पिछली वीडियो में बिल्कुल क्लियर करके उसको बताया है। भाई 8 को हम 4 गुणा के 2 लिखेंगे, 4 का वर्गमूल लोहारा के 2 हो गया, 2 अंदर जाएगा तो 4 होगा, 4 दूना के फिर 8 हो जाएगा। 18 को 9 गुणा के 3 लिखा, 9 का वर्गमूल क्या हो गया 3, और 3 अंदर 2 रहेगा, 3 अंदर ले जाएंगे तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 दूनी का 18 बन जाएगा। अगला पद क्या होगा, तो आप देखिए इसमें हम डी निकालेंगे सारवंतर। दूसरे पद, किसी भी पद में से जस्ट उससे एक पहला वाला पद घटा दीजिए। हमने क्या करा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा √2। √2 में से √2 आप 2√2 में से √2 आपका घट गया ये, और ये आपका सारवंतर आ गया। हमें निकालना है अगला पद, अगला पद मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद निकालना है। तो अगला पद, अगला पद अर्थात चौथा पद, तो चौथा पद आपका क्या हो गया A4। तो A4 कैसे निकलेगा, तीसरे पद में हम D जोड़ दें। तीसरा पद क्या है 3√2, देखो ये, और D आपका क्या है √2। तो 3√2 में √2 जोड़ा तो आपका 4√2 हो गया। और आपका जो क्वेश्चन था कंप्लीट, इसे बोलते हैं पूरे वर्गमूल के अंदर ही सारी संख्याएं थी, तो इसको भी वर्गमूल के अंदर ही ले जाएंगे, यानी 4 अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा 16, और 16 दूना के 32। तो आंसर में आपको 32 दिखाई देगा। ये बुक का ये क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर अब 5 देखिए। 5 में क्या है, 5 में आप ये देखिए कि 2 sin 45 cos 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है ये भी आपका, 2 sin 45 cos 45, सीधा सीधा क्या करना है, इनके मान रखने हैं, बस आपको मान याद होने चाहिए। तो पांचवा क्वेश्चन है 2 sin 45 cos 45। देखिए इसको, 2 sin 45 cos 45। अब इसमें देखिए 2 sin 45 का मान आप जानते हैं 1/√2, और
cos 45 का मान भी 1/√2। ये मान आपको याद करने हैं अच्छी तरीके से, अगर नहीं है तो। बहुत से बच्चे सोचते हैं हमें टेबल बनानी आती है, टेबल बनाने से आपका काम नहीं चलेगा, उसमें टाइम वेस्ट होता है। √2 की √2 में गुणा करी तो 2 आ गया और फाइनली आपका आंसर मिला 1। तो इसके मान आप साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट के मान होते हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। छठा क्वेश्चन देखिए। छठे क्वेश्चन में क्या है, देखो देखो आप पिछले उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर आप अच्छी तरह से तैयार करें। अब आप देखिए इसमें छठा क्वेश्चन आपका क्या है, आपको दिया O/OC बराबर OD/OB इस चित्र में, ये आपको चित्र दे रखा है। तो हमें AOD और COB को सिद्ध करने के लिए अन्य की सूचना की आवश्यकता होगी। यानी उसको दूसरे शब्दों में अगर आपको मैं समझाऊं, तो आप ये देख रहे हैं इसमें, ये आपका क्या है, त्रिभुज दिखाई दे रहा है इसमें OAD OCB, और इसमें आपको इन दोनों त्रिभुजों को सर्वागसम सिद्ध करने के लिए एक सूचना यानी एक शर्त तो ये दे दी है, एक शर्त आपकी ये है। दूसरी, हमें किस सूचना यानी किस शर्त की आवश्यकता है, खाली इतने से ये सर्वागसम सिद्ध नहीं होगा। तो आपको अगर 6 पॉइंट एक्सरसाइज आपकी 3 जो थी उससे पहले का रूल अगर आपने देखे होंगे, तो फिर वही बात आपके सामने कही जाएगी बार बार कि अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, क्योंकि अब ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मैं एक्सरसाइज नहीं करा रहा हूँ इस समय। एक्सरसाइज मैं पहले करा चुका हूँ, उसकी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, आप वहाँ पे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिलहाल आपको मैं इतना कहूँगा कि जब दो त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध करते हैं तो समरूप सिद्ध करने के 3 नियम होते हैं। 3 नियम क्या क्या, आप वैसे ही सुन लीजिए। किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर दिखा दीजिए, समरूप सिद्ध होगे। तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर दिखा दीजिए, समरूप सिद्ध होगे। और एक कोण बराबर दिखा दीजिए और उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती दिखा दीजिए। ठीक है, अब आप इसे देखिए। इसमें आपका एक चित्र बना हुआ था, देखो ये मैं यहाँ पे फिर बना रहा हूँ, इस तरीके से बना हुआ है। ये आपका चित्र ये बना हुआ है, ठीक। और यहाँ पे नाम दिया ADOCB। अब आपको इसमें क्या दिया हुआ है, देखो कई बच्चे तो सवाल को समझ ही नहीं पाएंगे इसमें पूछा क्या गया है। तो हमें इसमें दिया है OA/OC बराबर OD/OB। अब आप ये देखो OA/OD, ये OD/OB, सॉरी OA/OC, तो OA इसकी भुजा होगी और OC इसकी भुजा होगी, और OC इसकी भुजा होगी आपकी। और इसमें सॉरी OA/OD ये एक ही त्रिभुज की भुजा हैं। इसमें हम एक काम क्या करेंगे, एकांतरानुपात लगा देंगे। क्या करेंगे, OA और इसके बटे में आका OA/OC, नहीं ठीक है, OA/OC OD/OB सही है, एकांतर की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको क्या कह रहा था कि देखो OA और OB इन भुजाओं को ये कोण बना रहा है ये, और OC और OB को ये कोण बना रहा है। तो रूल नंबर यहाँ पे थर्ड लग रहा है। रूल नंबर कौन सा, थर्ड लग रहा है कि जब दो त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करते हैं तो रूल नंबर थर्ड क्या है कि दो भुजाओं के अनुपात कोई एक कोण बराबर दिखा दीजिए और उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं। तो भुजाएं समानुपाती तो आपको दिया हुआ है। अब ये भुजाएं किसको बना रही हैं, इस कोण को बना रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज AOB व त्रिभुज BOC में दो भुजाएं समानुपाती हैं, दो भुजाएं समानुपाती हैं। अतः एक कोण भी बराबर होना चाहिए। जो इन भुजाओं के अंतर्गत हो। कहने का मतलब ये कि आप एक कोण जो बराबर दिखाएंगे वो ये वाला दिखाएंगे,
इसलिए कोण कौन सा ए ओ बी, इसलिए अतः अन्य सूचना, अन्य सूचना। कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी, ये अन्य सूचना होगी। तो कहने का मतलब है कि आप एक कोण जो बराबर दिखाएंगे वो यही होंगे। आप ए बराबर सी नहीं दिखा सकते, डी बराबर बी नहीं, क्योंकि भुजा ओ ए, ओ सी, ओ बी और ओ डी है। ये समझ गए होंगे। तो 1 नंबर का सवाल था ये, लेकिन आपको समझना काफ़ी था इसमें। 7वां सवाल देखिए, बोधायन प्रमेय का कथन लिखिए। ये पिछले उसमें मैं लिखा चुका हूँ। जस्ट जो पिछला पेपर था आप ये देख लीजिए, पिछले पेपर में भी आपका आया था ये बोधायन प्रमेय का कथन लिखिए। देखो 2011 का सेट फर्स्ट में बोधायन प्रमेय, पिछली वीडियो आप इसमें देख लेना। मैं वर्बली आपको बता दे रहा हूँ बोधायन प्रमेय का कथन क्या होता है। बहुत से बच्चे इसमें सूत्र लिख देते हैं। तो आपको क्या लिखना होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने क्षेत्रफल, कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजाएं यानी लंब और आधार पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ये आपका है, पहले मैं लिखा चुका पिछले वीडियो में। अब देखिए आप 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में क्या है आपका, 8वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आपको दे रखी है। अर्धगोले की त्रिज्या, और अर्धगोले की त्रिज्या आपको क्या दे रखी है, यानी आर बराबर आपको दिया हुआ है इसमें 7 सेंटीमीटर। बहुत आसान सवाल है। तो क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस अर्धगोला, अतः अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र आपको याद होना चाहिए, सूत्र में आप मान रखिए। तो अर्धगोले का क्या है, संपूर्ण पृष्ठ 3πr², ये आप भी जानते होंगे। 3π का मान नहीं दिया है तो हम 22/7 रखेंगे यहाँ पे, और आर हो गया 7 स्क्वायर, स्क्वायर 2 बार गुणा करके रख दिया। और ये हो गया 3, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 22 गुणा के 7, और 7 दूनी के 14, 7 दूनी 15, 3 चौक 12, 3 पे 15 16, 3 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रा का आप जरूर लिखें इसमें। ये आपका हो गया 8वां सवाल। अब देखिए 9वां सवाल, इसमें क्या दिया हुआ है, ये भी आपका ऐसे ही है। का माध्य आपका ए है, किसका, A1 A2 A3। तो हमें क्या दिया है, दिया है A1 A2 A3 ऐसो ऑन कहाँ तक है AN का माध्य ए है। इसका माध्य क्या है, ए है। तो माध्य ए है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका माध्य क्या होता है, सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अतः तो ए क्या होगा, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला, छोटे क्लासों में आप इसको ऐसे पढ़ते थे। थोड़ा लिखने का तरीका अब अलग हो जाएगा, यानी कुल पद आपको A1 प्लस A2 प्लस A3 कहाँ तक दिए हैं, n पद हैं, और कुल पदों की संख्या आपकी n है। फिर इसको आप ऐसे भी सिग्मा में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम समेसन कहते हैं। इसका प्रोसेस समेसन का है। समेसन भी कह सकते हैं I = 1 to n xi, और बट्टे में आपके कितने पद हैं, n। फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने के तरीके बहुत अलग अलग हैं, लेकिन सभी तरीके आप समझें। 1/n सिग्मा I = 1 to n और xi। तो ए का मान आप फाइनली ये दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 में क्या है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.7 है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.7 है। क्वेश्चन नंबर 10। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता मीन्स PE आपको दे रखा है 0.7। घटना के घटित ना होने की प्रायिकता यानी P' ही आपसे पूछा जा रहा है। कई बार सवाल हो चुका है, बहुत अच्छे से आप समझते होंगे। तो चूंकि PE प्लस P' इक्वल टू क्या होता है 1, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, उसको डैश से दिखाते हैं। इनका जो योग होता है 1 होता है। और PE आपका कितना है,
0.7 प्लस पी डैश ई बराबर 1 और पी डैश ई बराबर 1 माइनस के 0.7 और पी डैश ई बराबर 0.3। प्रायिकता का कोई मात्रक नहीं होता, इसको हमने ऐसे लिखना है लास्ट में। अब देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके शुरू हो गए और दूसरे नंबर का क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 11। यदि बहुपद के शून्यकों का योग गुणनफल 6 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, तो आपको बहुपद दिया। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। 11 में क्या है, बहुपद। क्या दिया आपको बहुपद? बहुपद आपको दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यांकों का, या शून्यकों भी कह सकते हैं, शून्यकों का योगफल कितना है? 6 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए 6 यानी शून्यांकों का योगफल क्या होगा? माइनस एक्स का गुणांक। ये शून्यांकों के योगफल का सूत्र है। शून्यांकों एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसे आप लोगों ने माइनस बी अपॉन ए करके याद किया होगा। 6 है आपका, माइनस एक्स का गुणांक हो गया माइनस 6, एक्स का गुणांक हो गया ए, माइनस से माइनस प्लस हो गया, ए यहाँ गया, 6 इधर गया और 6 से 6 आपका कट गया, एक बार में ए का मान 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12वें क्वेश्चन में क्या है देखो, 12 में आपको दिया हुआ है tan ए बराबर 3/4, ए प्लस बी 90 है, तो कॉट बी का मान ज्ञात कीजिए। कॉट बी का मान, tan ए दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये आप चित्र बना देंगे इसमें छोटा सा एक समकोण त्रिभुज, और ये हमने लिख दिया ए, ये हमने लिख दिया बी। ए और बी इसमें क्या है? न्यून कोण है। और ये आपका हो गया कॉट ए बराबर, नहीं आपको दिया हुआ है tan ए बराबर, tan ए बराबर है 3/4। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी जो कोण ए है, ए के सामने का लंब 3 होगा। ए हमने यहाँ रखा, यहाँ से लिख देते हैं, ए हमने यहाँ रखा है तो इसके सामने यानी लंब होगा 3, तो ये आधार क्या हो जाएगा? 4, 3/4। अब हम क्या करेंगे, हमें कॉट बी निकालना है। कॉट बी, अब बी की बात हो रही है, तो देखो टेन और कॉट आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर्ण निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कॉट बी क्या होगा? कॉट होता है आधार बटे लंब, ये फॉर्मूला है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे कोण चेंज हो गए हैं, तब बी के सामने का लंब होगा, बी के सामने का लंब, ये सॉरी बी है, इसके सामने का लंब ये होगा 4। तो आधार क्या होगा? 3 बचा फिर, यानी 3/4 इसका मान होगा। यानी टेन ए का मान भी 3/4 और कॉट बी का मान भी 3/4। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में क्या है, पी के किस मान के लिए बिंदु 2a का p-1 के बीच की दूरी 2 मात्रक है? ये सवाल भी पिछले सेट में भी आया था, आप इसे ढंग से समझ लीजिए, इस तरह के सवाल कई बार आते हैं। 13वां सवाल आपका। 13 में क्या है, आपको दिया हुआ इसमें 2 बिंदु दिए हुए, किसी रेखाखंड के अंत्य बिंदु हैं ये 2, 1 और p-1 इसके निर्देशांक है, और बीच में कोई नहीं, कि बीच की दूरी दे रखी है, सॉरी आपको 2। ये आपका हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2, और हमें निकालना है एक अज्ञात पद दे रखा p, हमें p का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, चूँकि d स्क्वायर, अगर हम इधर स्क्वायर लगा रहे हैं तो यहाँ पे रूट नहीं लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डी आपका हो गया 2 का स्क्वायर, ये आपको हो गया p, देखो p-2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -1 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, -1 -1 -2 हो जाएंगे, -2 का स्क्वायर फिर +2 हो जाएगा, ओ सॉरी +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका 4, ये देख लीजिए 4, और इधर आपको हो गया p-, इसका स्क्वायर नहीं खोलना है, स्क्वायर खोल के फिर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये भी 4, ये कैंसिल हो गया, और आपका क्या बचा? 0 बराबर p-2 का होल स्क्वायर, या p-2
2 बार उसको गुणा में लिख लेते हैं क्योंकि स्क्वायर है। अब पी का मान आपका 2/2, ये आंसर, दोनों मान सेम हो गए। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका है। 14 क्या है? 14 में देखिए चित्र में आपको ये दे रखा है, ये भी सवाल पहले हो चुका है लेकिन बुक का सवाल नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ढंग से समझ लेना, फिर दोबारा समझा रहा हूँ। ये आपको वृत्त दे रखा है, इसमें स्पर्श रेखाएं ये हैं, तो हमें क्या निकालना है? ए बी सी का परिमाप, ए बी सी का परिमाप। चित्र को मैं दोबारा फिर बना रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है। 15 में देखिए इस तरह से इसमें त्रिभुज है, और सॉरी पहले वृत्त है, और इसमें ये इसकी स्पर्श रेखाएं हैं, ये स्पर्श रेखाएं, ये देखिए, और ये इस पे नहीं, इस पे सॉरी ये नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा ये है, ठीक है। ये थोड़ा गलती से मैंने खींची, इसको मैं कट ऐसे कर रहा हूँ रेड पेन से, ये नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्या नाम दिए हुए हैं, तो इसमें देखिए आप ज़रा, इसमें हमें नाम दिए हैं पी, नहीं सॉरी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे आपका पी है, और ये सी, और ये क्यू, यहाँ पे टच कर रहा है इसको ये, और यहाँ पे टच कर रहा है रेखा ये आर पे। हमें ए बी सी का परिमाप निकालना है, और हमें दिया क्या है? हमें दिया हुआ है क्यू ए क्यू दिया हुआ है हमें, ए आर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये ए आर, ये हमको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये ए आर यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें पर में लगेगी 10.2, तो पर में 10.2 क्या मैं लिख रहा हूँ? चूँकि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। यानी किसी वृत्त पर आप बाहर से स्पर्श रेखा खींचेंगे किसी एक बिंदु से, तो आप 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, किसी बाहर एक बिंदु से किसी वृत्त पर, और इनकी लंबाई बराबर होगी, यानी ए आर बराबर ए क्यू। इसलिए तो यहाँ पे क्या करा हमने, इस परमे के बेस पे ए आर बराबर ए क्यू, और दोनों 8, क्योंकि ए आर आपको 8 दिया हुआ है, और ये परमे यहाँ भी लगेगी, बी से स्पर्श रेखा खींची, बी क्यू बराबर बी पी, और सी पी बराबर सी आर। इसलिए बी क्यू बराबर बी पी समीकरण 1, और सी आर बराबर सी पी, तथा सी आर बराबर सी पी, ये समीकरण 2 होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें त्रिभुज ए बी सी का परिमाप निकालना है। ये देखिए ए बी सी का परिमाप, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, ए बी सी का परिमाप क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, या सी ए लिख दो। अब ए बी को तो हमने ए बी ही लिखा, बी सी को हम क्या लिख रहे हैं चित्र में आपको फिर बता देता हूँ। बी सी को हमने लिखा बी पी प्लस पी सी, बी सी को क्या लिखा? बी पी प्लस पी सी, ये लिख दिया बी पी प्लस पी सी, और ए सी को भी हमने ऐसे ही लिखा एज इट इज़। अब आगे देखिए ए बी, बी पी के जगह बी क्यू कर दिया समीकरण 1 से, बी पी की जगह बी क्यू, तो बी पी की जगह बी क्यू, और पी सी की जगह सी आर कर दिया। पी सी सी पी में कोई अंतर नहीं, यहाँ पी सी है यहाँ सी पी है, बात देखिए, पी सी की जगह सी आर कर दिया प्लस ए सी। आगे देखिए ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, देखिए चित्र में देखिए ए बी प्लस बी क्यू क्या बन गया? ए क्यू बन गया पूरा ये। और ऐसे देखो सी आर प्लस ए सी, सी आर प्लस ए सी, देखो सी आर प्लस ए सी क्या बन गया? ए आर।
तो ये बन गया आपका ए क्यू और ये बन गया आपका ए आर। और ए क्यू और ए आर कितने कितने के हैं देखो, 8 सेंटीमीटर के हैं। ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, और ये आपको हो गया फाइनली त्रिभुज का परिमाप आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। आप देखिए 16। आपके 2-2 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गए, 3-3 नंबर के शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 से 25 तक आपके 3-3 नंबर के हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है आपको दिया हुआ, इसमें ये आपको दे रखा है एक ग्राफ, इसमें दिया हुआ। आप उसको ध्यान से ग्राफ को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में ये देखिए, पहले तो आपको समीकरण दे रखी है। देखो ये देखिए ग्राफ, आपको दिखाई दे रहा होगा ग्राफ ये, और ये ग्राफ आपको दे रखा है समीकरण x+3y और 2x-3y = 12 का ग्राफ है ये। इस ग्राफ में आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ये सवाल पहले भी हुआ था, पिछले वाले सेट में भी। उसमें थोड़ा एक्स के साथ में था, अभी वाई के साथ में बन गया आधार। तो लंब 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। लंब देखिए, तो लंब आप एक खाने गिनेंगे यहाँ पे, 1-1 सेंटीमीटर का एक खाना होता है ग्राफ में। तो इसका जब आप क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 1/2 लंब। लंब क्या होगा यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, लंब हो गया 6। और आधार गिनेंगे आप यहाँ से लेकर, मेरे पेन की नोक देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गए देखो। तो लंब भी 6 हो गया, 1-1 सेंटीमीटर के खाने होते हैं ये, और आधार भी 6 हो गया। तो क्या हो गया आपका समकोण त्रिभुज, और समकोण तो नहीं कह रहे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब 6 गुणा आधार 6, ये इसका क्षेत्रफल निकल गया। तो पहले क्या करें, समीकरण युग्मों का हल क्या है। तो हल क्या है से मतलब है कि ये आपका अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या अनंत हल है। और फिर समीकरण युग्म और वायक से निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो जो क्षेत्र बन रहा है वो त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अब इसको देखिए। तो आपको दे रखी इसमें समीकरण जो दे रखी है, इसमें एक सवाल 15, इसमें एक सवाल देखो, एक था मैं पहले भी करा चुका, इसको मैं दोबारा बता। 15 का अथवा में दे रखा है कि एक जार में 24 कंचे हैं, यह ध्यान आया मुझे, शेष कंचे नीले कुछ हरे, ये पहले हो चुका है। एक जार में से आदर्श छाया कंचा निकाला जाता है और इस कंचे के हर होने की प्रायिकता 2/3 है। जार से नीला कंचे की संख्या ज्ञात कीजिए। ये पहली वाली वीडियो में हो चुका है, और 15 नंबर पे ही सवाल था। चाहे तो आप क्वेश्चन नंबर दे लीजिए, सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 15 पे ही था ये मैं करा चुका था। ये देखो, तो इसको आप एक बार देख लेना। अगर जिसने नहीं देखा है, मैं उनको कह रहा हूँ कि दोबारा इसको देख लेना। देखिए अब इस क्वेश्चन को, ग्राफ वाला जो क्वेश्चन हमारा हो रहा था, सबसे पहले आपको समीकरण दे रखे हैं। इसमें समीकरण आपको क्या दे रखे हैं, x+3y = 6। अब देखिए समीकरण, दी गई समीकरण x+3y = 6 और 2x-3y = 12, समीकरण 1 होगी। समीकरण 2, 3 नंबर का सवाल है, थोड़ा आप डिटेल में करेंगे तो अच्छी बात रहेगी। और हम सीधा लिखेंगे इसमें अब समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः किससे कर रहे हैं, a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 से करने पर, इससे कर रहे हैं तुलना। ये लाइन अगर आप नहीं लिखना चाहते या आपको नहीं ध्यान रहता तो कोई ऐसा आवश्यक नहीं है, पर लिखेंगे तो अच्छी बात है। नहीं लिखा तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, a1/a2, ये a1 है, b1 c1, a2 b2 c2, ये आपका हो गया 1/2। b1/b2, देखो 1/2 a1/a2, b1/b2 3 और बटे -3, माइनस का चिन्ह भी ध्यान रखना, बहुत से बच्चे माइनस का चिन्ह छोड़ देते हैं, तो ये गलत है, इससे सवाल गलत हो जाएगा आपका, ये होगा -1। तो यहाँ पर आप देखें a1/a2 1/2 आया,
b1/b2 -1 ये दोनों बराबर नहीं है। हम क्या लिखेंगे, चूँकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होता है, इसका अद्वितीय हल होता है। क्या अद्वितीय हल वाली स्थिति है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः पूछा गया इसमें कि समीकरण युग्म का हल क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण युग्म का हल समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, इसका अद्वितीय हल हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद आगे इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया था, जो अभी आपको मैंने दिखाया था। तो क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे कि समीकरण युग्म और वाई अक्ष से निर्मित समीकरण युग्म तथा उसने ये लिखा त्रिभुज, तो समीकरण युग्म और तथा वाई अक्ष से निर्मित, अब यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, ये आपका सूत्र होता है लंब गुणा आधार। तो देख लीजिए इसमें 1/2 लंब मैंने अब आपको दिखाया था, एक बार फिर देख लीजिए जिन्होंने नहीं समझा अभी भी। ये आपको त्रिभुज दे रखा है, देखो, ठीक है, और लंब ये हो गया, यहाँ से लंब, तो आपको खाने गिनने यहाँ से 1 2 3 4 5 खाने, यहाँ से 1 2 नहीं सॉरी 6 खाने, यहाँ से देखिए 1 खाना, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 6, ये लंब 6 हो गया। और आधार भी देख लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 खाने ये हो गए। तो 1/2 लंब 6, आधार भी 6, तो 1/2 6 गुणा 6, 2 से कट गया 3 बार, 6 ત્યાં के 18 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया है। क्या लिखेंगे, वर्ग मात्रक या मात्रक का स्क्वायर, या वर्ग इकाई भी लिखते हैं, क्योंकि जहाँ सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ ना दिया तो वर्ग मात्रक, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देते। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आप इसमें 17वें क्वेश्चन में क्या है, देखिए 17वें क्वेश्चन में आपको 56 96 और 404, ये पहले कई बार आ चुके हैं, 56 96, इन तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड पर में से। तो तीन वाले जो सवाल आपके बुक में नहीं है कोई भी, तो इसको समझ लीजिए, पहले छोटी संख्या का बड़ी संख्या में, बड़ी का फिर उससे बड़ी संख्या में भाग दे के पहले इन दो का अलग निकालना है एचसीएफ, इन दो का अलग निकालना है, वो जो एचसीएफ आएंगे उनका फिर फाइनली अलग से निकालना है। तो पहले 56 और 96 इसका निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, 56 एकम 56 हो गया, घटा क्या आ गया आपका ये 40, फिर 56 में भाग दिया, 40 से कम 40 हो गया, क्या बचा 16, ये 40 में फिर भाग दिया, 16 दूना के 32, क्या बचा 8, 8 का भाग फिर 16 में देंगे, और ये आपका हो जाएगा 8 दूना के 16। तो एचसीएफ क्या आ गया, आप ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यूक्लिड पर में से, इसलिए 96 बराबर 56 गुणा 1 प्लस 40, फिर 56 बराबर क्या आ जाएगा 40 गुणा 1 प्लस 16, फिर 40 बराबर 16 गुणा के 2 प्लस 8, और फिर 16 बराबर क्या आ जाएगा आपका 8 गुणा 2 प्लस शेषफल 0। तो ये दिखाना है फाइनली आपने इस चीज़ को, ठीक है। और इसमें आप ही देखिए, तो आपका शेषफल 0 है, और आपका जो भाजक है वो 8 है, इसलिए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आपको 8। अब इन दो का निकालेंगे 96 और 404 का। तो देखिए इसको भी एग्ज़ाम में ये काम आप साइड में दिखा सकते हैं, वैसे ये रॉ का काम है, फाइनली आपको जो एक्चुअल में काम ये दिखाना होता है, लेकिन बहुत से तो दिखाना चाहें तो साइड में दिखा सकते हैं, मेन आपका ये है, पर ये इसी से आया, ये भी आप समझिए। और अब 96 और 404 का, तो 96 और 404 का ये लिया, 4 बार गया भाग 384, ठीक है, 624 और 9, हाँ ठीक है, और ये 4, और ये आपका ये 4 में 4 के 0, सॉरी
20, फिर 96 में भाग दिया, 20 चौका 80 हो गया, फिर क्या लिया 16 में कट के आ गया 20, 16 कम 16, 4, फिर इसका भाग इसमें दिया 4 चौक 16, 0। इसको भी आप लिख सकते हैं 404 96 गुणा 4 प्लस 20, फिर 96 भाज्य बराबर भाज्य गुणा के भागफल प्लस शेषफल। अब ये भाज्य बन गया, भाज्य बराबर भाज्य गुणा के भागफल प्लस शेषफल 0, और एचसीएफ इनका आ गया कितना 16, ये आ गया। नहीं सॉरी, एक और आएगा इसमें, और 16 एक प्लस ये 4 आएगा, और आपको हो जाएगा 16 बराबर 4 गुणा के 4 प्लस 0, और एचसीएफ क्या आ गया 4 आ गया। इन दो का एचसीएफ 4 आया, इन दो का एचसीएफ कितना था 8, 8 और 4 का फिर निकालेंगे तो 8 तथा 4 का एचसीएफ फाइनल आंसर आपका होगा। इसको आप ये तो बहुत आसान है, 4 दूना के 8, ये आपका 0 आ गया। तो 8 बराबर 4 गुणा के 2 प्लस 0, अतः अभीष्ट एचसीएफ, अभीष्ट में ना तीनों संख्याएं जो आपको दी थी उनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। ये हो गया 17वां सवाल। अब देखिए इसमें 18वां सवाल। 18 में क्या है आपको दिया हुआ, ये आपको 18 सवाल दिया हुआ है। इसमें 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 सिद्ध करना है, और एक दूसरा वाला ये भी बहुत आता है, ये वाला क्वेश्चन भी। आइए समझिए ज़रा आप। तो 18वां क्वेश्चन है ये। 18वें क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस के टेन थीटा, हमने एलएचएस ले लिया इसका सवाल, अभी आपने देखा, फिर लिख रहा हूँ इसको मैं ज़रा। एलएचएस 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस कॉट थीटा है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और इधर क्या 1 प्लस टेन थीटा, ये बुक का ही सवाल है आपका 8.4 का, प्लस सेक थीटा। अब देखिए इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में कॉट थीटा को, मतलब कॉट जो भी है, थीटा है ए कौन तो कुछ भी हो सकता है, कॉट को कॉस बटे साइन और टेन को साइन बटे कॉस करेंगे। और जिस क्वेश्चन में टेन को साइन बटे कॉस, कॉट को कॉस बटे साइन करेंगे, उसमें कॉसेक को भी 1/साइन और सेक को 1/कॉस करेंगे। ये बात जो मैंने बोली आप इसे ढंग से बिल्कुल याद रख लेना। हर क्वेश्चन मेरे पास मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा किया जाता है। 1 प्लस कॉट थीटा को हमने लिखा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। कॉसेक थीटा को करा 1/साइन थीटा, ये भी फॉर्मूला है। ये सब फॉर्मूले लिख रहे हैं हम। 1 प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1/कॉस थीटा, ये हो गया। आगे देखिए, अब इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया साइन थीटा, हमने एलसीएम ले लिया इसका। अब साइन थीटा की गुणा यहाँ होगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये हो गया। ठीक, यहाँ पे हमने कॉस थीटा एलसीएम ले लिया। अब यहाँ कॉस थीटा की गुणा यहाँ होगी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये इसकी गुणा यहाँ होगी, सॉरी अभी ब्रैकेट लगा, गुणा अब होगी। अब इसे हम a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको मैंने छोटे ब्रैकेट में बंद कर दिया, और ये इन सबको फिर बड़े ब्रैकेट में। यहाँ भी मैंने ऐसे किया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा छोटे ब्रैकेट में बंद, और इस पूरे को बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। अब आप देखिए ये a माइनस बी, ए प्लस बी इस फॉर्म में आ चुका है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। ए यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस बी यानी 1 का स्क्वायर, और इसमें ले देंगे नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ हमने किस फॉर्मूले का यूज़ किया, इस फॉर्म में ये आया है, हालांकि यहाँ माइनस पहला है प्लस बाद में बात एक ही है, बराबर इसे हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है।
इसका फिर स्क्वायर खोलेंगे। स्क्वायर आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 ये इट इज रहा, बटे में नीचे आपका ये चलता रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ये आप जानते हैं। तो इसकी जगह क्या कर दिया 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा। -1 से +1 कैंसिल हो गया, उसके बाद ये पूरा कैंसिल हो गया और आपका आ गया 2 बराबर ये RHS का आ गया। ठीक है, और इसके बाद देखिए 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, मैं 20 तक करा देता हूँ, फिर मैं अगली वीडियो में कराऊंगा बाकी शेष क्वेश्चन। इसमें नहीं, सॉरी, इसका एक और भी अभी है, साइन A माइनस बी ये कॉस A प्लस बी है, इसको भी देख लीजिए। ये अथवा में ये भी कई बार आता है, ये अधिकतर आने वाले सवाल हैं। ये साइन A माइनस बी बराबर 1/2, और इधर आपको क्या दिया दूसरा कॉस A प्लस बी, ये आपको दिया है 1/2। साइन में 1/2 किसका मान होता है, ये कभी कभी साइन में आता है लिखा, कभी टेन कॉट में आता है, बात एक ही है। साइन में 1/2 मान होता है साइन 30 का, तो यहाँ साइन 30 कर दिया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, A माइनस बी बराबर 30, और हमने यहाँ से A का मान निकाल दिया, क्या हो गया 30 प्लस बी, समीकरण 1। ठीक, इसके बगल में कर रहा हूँ इसको मैं। कॉस में हमें फिर यही देखना है कि 1/2 किसका मान होता है, यहाँ जो भी लिखा है, यहाँ 10 होता तो हमें 10 में देखना होता है ये मान किसका है, तो यहाँ पे जो भी दिया रहेगा वो मान इसी का होगा, 10 दिया होगा, कॉट साइन जो भी दिया, तो यहाँ पे कॉस में 10 मान, जो 1/2 मान होता है वो कॉस 1/2 कॉस 60 का होता है, कॉस 60 कर दिया। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, A प्लस बी बराबर 60 हो गया, A का मान यहाँ से रख दिया, क्या है 30 प्लस बी, और ये वाला बी तो ऐसे रहा बराबर 60। हमने क्या किया समीकरण 1 से मान रख लिया, और बी क्या हो गए 2b, 30 इधर आके घट जाएगा तो 60 में से 30 के 30 बचे, और b का मान क्या आ गया 15, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में आप देखिए b का मान रखेंगे, a बराबर 30 प्लस 15, और अधिकांश सवाल में, सब में नहीं, अधिकांश में a का मान 45 और b का मान 15 ही आया है, हमने कई बार देखा है इस चीज़ को, बिल्कुल श्योर नहीं है पर अधिकांश में ये चीज़ है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 19 में आपको दिया हुआ है ये मॉडल बनाने वाला एक मिट्टी की ऊंचाई से 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है, एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कुल मिला के आप इसमें यह कह सकते हैं कि शंकु को पिघला करके गोला बनाया गया है। देखिए इस तरह के सवाल, ये 13.3 का क्वेश्चन है। क्या है, एक शंकु बनाया गया था पहले मिट्टी से, चित्र बनाना ऐसे ज़रूरी नहीं है पर मैं बना के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ केवल, और ये गोला बना दिया, इसको मिट्टी से बनाइए। इसकी ऊंचाई थी 24, इसकी जो त्रिज्या थी 6 सेंटीमीटर में ये सब, और एक बच्चे ने इसका गोला बना दिया, इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है, 24 और 6 है। बिल्कुल अंकों से नहीं लेना आपने कुछ भी, आपको मेथड पे ध्यान देना है। अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि शंकु से गोला बनाया गया है, अतः शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, ये आपको लिखना पड़ेगा। अतः शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन आप सभी जानते हैं 1/3 πr²h, ये सूत्र याद नहीं है तो ज़रूर याद कर लेने, और गोले का आयतन 4/3 πr²। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² बराबर 4r², r स्मॉल r 6 का स्क्वायर हो जाएगा,
ये 6 का स्क्वायर कर दिया, h यहाँ पे 24 हो गया और बराबर 4 RQ हमें निकालना है। और 6 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 36 गुणा के 24 बराबर 4RQ। ठीक, अब RQ ही रहेगा, 4 इसके बटे नहीं भाग में चला जाएगा, इससे भाग दे देंगे। तो इसलिए RQ बराबर हो गया 36 गुणा के 24 बटे 4, ये हो गया। और 4 से कट गया 9 बार में, और या था 6 का 36 24, ठीक है। और 9 बार में कट गया। वैसे अच्छा क्या होगा आपके लिए, आसान ये होगा, इसको ना काटो। 4 छिंग 24, 36 गुणा के 6, इससे आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा भाई। 4 से 36 भी कट रहा है, 24 भी। हमने 36 नहीं काटा, 24 ये नहीं काटा पहले ये, हालांकि काट दिए गलत नहीं होगा, इससे इससे ईजी होगा। 36 और 6, तो अब आप ये देख लो कि 36 को हमने 6 गुणा के 6 लिख लिया, इसके त्रिक बन गए। यहाँ से घन हटेगा, यहाँ घनमूल लगेगा। और घनमूल में अगर 3 बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है कोई भी संख्या, तो उसको आप बाहर ला सकते हैं, यानी उसका घनमूल निकाल दिया और आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। लास्ट में आंसर लिख देना, अतः गोले की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। ब्लैक पेन से इस तरह से आप आंसर ज़रूर दिखाएं। और आज की वीडियो का भी लास्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या है, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, 4 - 1, अब -2 -3, 4 - 1, ये है क्वेश्चन नंबर 20। देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ये कोई रेखाखंड है और ए और बी इसके अंत्य बिंदु हैं। ये हो गया सी, ये हो गया डी। और ए के निर्देशांक हैं 4 - 1 और बी के निर्देशांक हैं -2 और -3। अब सी और डी जो बिंदु हैं, इसको 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, ए सी डी डी बी। ठीक, हम इनके निर्देशांक निकालें सी और डी के। कैसे निकालेंगे, तो माइनस के निर्देशांक हमारे एक्स वाई हो गए, डी के हमने एम और एन ले लिए। जब किसी भी रेखाखंड के हम बराबर भाग करते हैं, बराबर भाग करें, चाहे 3 करें, 4 करें, 5 करें, अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 ही होता है। ये आप ध्यान रखना। एक आपका जो है ये लगभग मेरे ख्याल से लास्ट का क्वेश्चन है, ये 7.2 का लास्ट में से ये, मतलब लास्ट में 6-7 नंबर का क्वेश्चन होगा ये, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट होगा। ठीक, अब इसमें इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करते हैं तो आपके जो अनुपात होते हैं वो बराबर होते हैं। अब इसमें जो होगा m1 आपका हो गया 1, हम सी के निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो इधर 1 है ये, और इसके इधर 1 और 1 2 हो गया, यानी m2 आपका हो गया 2। तो हम क्या लिखेंगे, माना बिंदु सी तथा डी रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं, हमने ये मान लिया। तो सी के निर्देशांक, बिंदु सी का भुज, भुज का मतलब एक्स निर्देशांक क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये हमें निकालना है। m1 आपका हो जाएगा 1, x2 देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रेड से लेता हूँ, आपको साफ दिखाई देगा, x1 y1 x2 y2, m1 x2 -2 प्लस m2 2, देखो m2 2, x1 4 और m1 प्लस m2 1 प्लस 2, x बराबर -2, ये हो गया 4 दूना के 8 बटे 3, 8 में से 2 गए 6, 3 दूना के 6, 2 आ गया। अब बिंदु सी की कोटि, बिंदु सी की कोटि, कोटि मतलब y निर्देशांक,
क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 आपका हो गया 1, y2 आप देखिए -3 प्लस m2 2, y1 -1 बटे m1 प्लस m2, बिल्कुल वैसे 1 प्लस 2, ये हो गया। अब आगे देखिए इसमें -3 -2 बटे 2 और 1 3 -3 सॉरी, यहाँ पर आएगा m1 1 आपका, हाँ ठीक है, -5 बटे 2, ये आ गया आपको 5 बटे 3 सॉरी, -5 बटे 3। ये किसके निर्देशांक आए, यह आए हमारे x और y के। x आया था आपका 2 और यह आया था -5/3, ये आ गया इसके निर्देशांक। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान देना कि जब आप ये सवाल करते हैं तो इसमें इसके जो भाग हो रहे हैं, टुकड़े 3 हो रहे हैं, 3 का मतलब हो गया विषम। अब विषम जब इसके भाग हो रहे हैं तो विषम भाग में आपको ये देखना है कि विषम भाग में पहला जो बिंदु निकालेंगे आप, वो इसी मेथड से निकलेगा, पहला बिंदु इसी मेथड से निकलेगा। और जो दूसरा आपका निकलेगा, अब डी को आप देखिए, बराबर भाग है, सी डी बराबर डी भी है, इसका मतलब जो डी है वो सी बी का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु का सूत्र आप इसमें लगा सकते हैं। आए बात समझ में? तो इसमें जो आपका आएगा, ये डी का आप इस मेथड से नहीं करेंगे, इससे लंबा पड़ेगा। हम डायरेक्ट क्या निकालते हैं, डी का जो निर्देशांक निकालेंगे, मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र यानी x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो इसके निर्देशांक आ गए आपके 2 और -5/2। अब डी के निकालते हैं हम। ठीक है, तो डी के निकालेंगे, ये देखिएगा डी के, तो सी बी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, तो सी बी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, ये देखिए क्या आएगा, सूत्र लिख देता हूँ मैं, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। x1 देखिए ये हो गया, इसमें 2 प्लस हो जाएगा, -2 -2 बटे 2, ये हो गया x1 प्लस x2 बटे 2, तो 2 -2 बटे 2, कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, तो y1 आप देखिए -5/3 -3 -5/3 -3/2, इसको आगे सरल करते हैं, 2 में से 2 गए 0 और ये हो गया आपका 2, और -5, 3 तियाँ हो गया 9, ठीक है, और ये आपको हो जाएगा 3 नीचे आएगा, 3 की 2 में गुण हो जाएगी, ये तो हो गया आपका 0 -9 5 14/3 दूना के 6, ये 2 से कट रहा है, देखो 0 -2 7 14 2 3 के 6। लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट निर्देशांक, 2 निर्देशांक निकालें, अतः अभीष्ट निर्देशांक, और क्या हो जाएंगे, पहले वाला आए थे आपके, पहले वाले क्या आए थे, 2 -5/3, कोमा, निर्देशांक आप हमेशा ब्रैकेट में दिखाएं इसी प्रकार से, और जी तथा 0 -7/3, ये आपका आंसर आ गया फाइनली। तो इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी कर लें। 20 क्वेश्चन आपके इसके हो चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन के लिए आप इसकी अगली वीडियो ज़रूर देखें।